और इसी बीच सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। टर्की में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है तीव्रता। 24 घंटे के अंदर ये तीसरी बार भूकंप का झटका आया है। कल 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब आज एक बार फिर यानी 24 घंटे के अंदर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत यह है कि इस बार तीव्रता थोड़ी कम है, पिछली बार के मुकाबले 5.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। चूंकि कल जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.6 मापी गई थी। आज एक बार फिर से टर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो वहां के लोग हैं वो काफी डर के साए में जीने को विवश है। चूंकि एक के बाद एक भूकंप के झटके से टर्की वासी परेशान है। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 5.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। 24 घंटे के अंदर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो आपने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से तबाही का मंजर था, उससे लोग परेशान ही थे कि एक बार और भूकंप के झटके महसूस किए गए और 5.9 मापी गई है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। तो 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो ये तीसरी बार टर्की भूकंप के झटकों से दहल उठा। रिक्टर स्केल पर 5.9 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो टर्की पर कुदरत का कहर बरस रहा है। एक के बाद एक टर्की वासियों को भूकंप के झटके का सामना कर रहा है। कल जो भूकंप आया उसमें करीब 4,000 लोगों की मौत हो गई, 15,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। और इसी बीच तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। 24 घंटे के अंदर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, भूकंप से तबाही के बीच आपको पिछले 50 सालों में आई 5 सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में बताते हैं कि किस देश में कौन सा साल सबसे बड़ा जलजला लेकर आया और सब कुछ तबाह कर गया। वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरीके से। यहां पर देखिए, भूकंप की सबसे बड़ी तबाही की अगर बात करें तो 1960 में आया, तीव्रता 9.6 मापी गई, जिसमें 6,000 की मौत की बात सामने आई। वहीं आपको देखिए, आपको और बताएंगे 1964 की अगर बात करें तो तीव्रता 9.2 मापी गई थी। और वहीं ग्रेट अलास्कन उत्तरी अमेरिका में 131 लोगों की मौत इस दौरान दर्ज की गई थी। तो भूकंप से सबसे बड़ी तबाही कौन कौन सी वो आपको बता रहे। साल 2001 की अगर बात करें तो भुज में आया, भारत में तीव्रता 7.7 मापी गई और इसमें 20,000 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। 2001 की बात की। 2015 की बात करें, नेपाल में भूकंप आया जब इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई। 17,000 लोगों की मौत उस दौरान दर्ज की गई थी। साल 2011 की अगर बात करें तो साल 2011 में जापान में आया, तीव्रता 9 और इसमें 15,000 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। तो आप समझ सकते हैं। और जो आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं वो टर्की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करुण सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। करुण, देखिए, बात करें अगर टर्की की तो कल 2 झटके महसूस किए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, तीसरा और झटका महसूस किया गया टर्की में। बिल्कुल, और ये मुसीबत बढ़ाने वाली है क्योंकि ये 5.9 भले ही तीव्रता है, लेकिन जिन स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहले पहुंच चुका है पलक, उनके लिए ये और ख़तरनाक हो सकता है। और इसीलिए अपील की गई है अथॉरिटीज़ की तरफ से लोगों से कि जब तक पूरी तरीके से जांच न कर ली जाती है बिल्डिंग्स की, वो उस बिल्डिंग्स में न जाएं, वो अपने मकानों में न जाएं। और ये फिर से जो ये भूकंप का झटका आया है तो ऐसे मकानों को और नुकसान पहुँच सकता है जहाँ पर पहले दरारें आ गई होंगी। तो ये खौफनाक और भयावह है। लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं क्योंकि वो उस फॉल्ट लाइन पर है, तुर्की का वो इलाका जहां पर इस तरीके के विनाशकारी भूकंप लगातार आ रहे हैं। और ये भूकंप के झटके लगातार नुकसान के दायरे को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये संख्या पलक
लगातार बढ़ती जा रही है। और ये भूकंप के झटके अगर इस तरीके से आते रहते हैं तो जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें भी बाधा आती है। हालांकि भारत समेत तमाम कई देशों ने यहां पर मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम जा रही है, डॉग स्क्वाड भी उसमें शामिल है। लेकिन यहां पर अगर इस तरह के झटके आते हैं तो निश्चित तौर पर इससे जो है वो तबाही कुछ और हो सकती है, दारा ही और बढ़ सकता है। और ये तुर्की ही नहीं सिर्फ और सीरिया ही नहीं, 7 देश यहां पर है जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। लोगों के लिए जो मदद वहां पर की जा रही है वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं अगर भूकंप के झटके इस तरीके से लगातार आते रहे। आफ्टर शॉक जो होता है ज्यादा ये तो ठंड नुकसानदेह वहां पर होता है। ऊपर से कई लोगों के बेघर हो चुके हैं, उनके घर नहीं है, तो परेशानियां कह सकते हैं कि एक के बाद एक टर्की वासियों के लिए सामने खड़ी हुई है। अगर करुण बात की जाए आंकड़ों की, चूंकि 4000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी भी कहा जा रहा है कि क्योंकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी, तो अभी भी यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, ये देखिए जो घनी आबादी वाले हिस्से हैं वहां पर अब जो है मलबे हटाए जा रहे हैं तो ये आंकड़े लगातार बढ़ सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत बड़े एरिया में बिल्डिंग्स गिरी हैं, शॉपिंग मॉल्स गिरे हैं, जो मकान हैं वो गिरे हैं। हालांकि ये तड़के ये आया था तो इसलिए मान के चलना चाहिए कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो उस समय खाली होंगे, लेकिन जो लोग सो रहे थे अपने मकानों में, जो मकान ऊंची ऊंची इमारतें धराशायी हुई हैं, उनके मलबे के नीचे बहुत सारे लोग अभी भी दबे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चूंकि ये घनी आबादी भी कई हिस्से में है तो वहां पर ये आंकड़े लगातार इसलिए बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शुरू में देखिए जब हम लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की थी तो 100, 200 इस तरीके का आंकड़े था, लेकिन लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ अब 4000 को क्रॉस करता हुआ 4500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं होगी कि बहुत जल्द ये 5000 के ऊपर भी जा सकता है। अभी आपने दिखाया था कि किस तरीके से झटके आए थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और किस तरीके से उनका वहां पर नुकसान हुआ था, लोगों की मौतें हुई थी। तो यहां पर पलक गौर करने वाली बात है कि जो आबादी वाले इलाके नहीं है वहां पर अगर भूकंप के बड़े झटके भी आते हैं तो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं होता है क्योंकि वहां आबादी नहीं होती है। लेकिन भुज जैसे जो इलाके हैं जहां पर 7.7 रिक्टर पैमाने पर तीव्रता आंकी गई थी, वहां पर भी किस कदर नुकसान हुआ था इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इसलिए तुर्की और सीरिया के जो ये इलाके हैं जहां पर घनी आबादी थी वहां पर आंकड़े इसीलिए लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और जैसे जैसे मलबा हटाने का काम यहां पर सामने आता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ जाएगा, घायलों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। इसीलिए अभी लगातार सावधानी पूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग मलबे के अंदर जिंदा हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द उन्हें इलाज मुहैया कराई जाए। बिल्कुल करुण, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहां के लोग इतने परेशान हैं और चूंकि देखिए भारत के साथ साथ तमाम ऐसे देश हैं जो मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल इसमें कदम उठाते हुए और तत्काल राहत मुहैया कराई जा रही है। बिल्कुल, भारत का ये कदम सराहनीय है और जब भी पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल में दिखाई पड़ रही है सबकी नजरें भारत की तरफ उठती है। भारत की तरफ से मदद के हाथ किस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं सबकी नज़र इस बात पर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल जो है मदद के हाथ आगे बढ़ाते रहे हैं। फिर चाहे वो कोविड का मामला ही क्यों नहीं हो, देखा कि वहाँ पर जब भी दवाइयों की कमी हुई, खासकर थर्ड वर्ल्ड में, यहाँ से सीधे सीधे ऑफर किया गया कि आप जो है कोविड के वैक्सीन ले सकते हैं। कई लोगों ने आपत्तियाँ भी उठाई थी कि भारत में क्या ज़रूरत पूरी हो गई है कि हम बाहर भी जो है वो दवाइयाँ भेज रहे हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पूरी दुनिया में जो जरूरतें हैं भारत इस वक्त वैसा ही करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जहां जरूरत है वहां पर मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। और ये वर्ल्ड विजन की जो बात है, विश्व गुरु बनने की जो बात है, जो मुश्किलों का दौर होता है, जो वक्त होता है, उसमें जब आप मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं कद बढ़ता है। लेकिन इस वक्त तो मानवीय जरूरत है और इसीलिए भारत बढ़ चढ़ कर इसमें मदद कर रहा है। बिल्कुल करुण, और जरूरी भी है कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।